Good morning students. We are doing 10th class geography chapter. First chapter resources and development. पहले भी हम लोग इस चैप्टर की वीडियोस अपलोड कर चुके हैं. अभी जो हम वीडियो अपलोड कर रहे हैं उसमें हम लैंड पैटर्न के बारे में बात करेंगे. जो आपका लैंड का यूटिलाइजेशन है वो कैसे करना है, किस तरीके से हम लोगों ने लैंड को डिवाइड किया हुआ है. उससे पहले हम लोगों ने लैंड के डिफरेंट रिलीफ फीचर्स के बारे में बात कर ली है. इस टाइम हम कर रहे हैं लैंड का यूटिलाइजेशन. लैंड को यूटिलाइज कैसे किया है आपने, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे. इसके लिए आपने 5 कैटेगरीज में अपनी लैंड को डिवाइड करना है. 5 कैटेगरीज क्या है? फर्स्ट है आपके पास फॉरेस्ट, सेकंड लैंड नॉट फॉर कल्टीवेशन, थर्ड अदर अनकल्टिवेटेड लैंड, फोर्थ फेलो लैंड एंड फिफ्थ इज नेट सोन एरिया एंड ग्रोस क्रॉप एरिया. जो ये 5 टाइप्स की आपने लैंड का क्लासिफिकेशन किया है उसके यूटिलाइजेशन के बेसिस पे, उसको कैसे यूटिलाइज करना है उसके बेसिस पे आप जब इसको कर रहे हो तो सबसे पहले नंबर पे फॉरेस्ट आते हैं. फॉरेस्ट हम लोगों के लिए एक इम्पोर्टेंट रिसोर्स होता है और उस इम्पोर्टेंट रिसोर्स को ग्रो करने के लिए नीड होती है आपकी लैंड की. लैंड का एक बहुत बड़ा पार्ट हम लोगों ने फॉरेस्ट के लिए रिजर्व कर रखा है, तो उस लैंड के ऊपर हम अपना कोई कल्टीवेशन नहीं कर सकते. वो हमारा क्या है, एक रिजर्व रिसोर्स है. तो लैंड वाली जो फॉरेस्ट वाली जो लैंड होगी उसके ऊपर कोई कल्टीवेशन नहीं करना. सेकंड है लैंड नॉट फॉर कल्टीवेशन. सेकंड नंबर पे आता है एक ऐसी लैंड जिसको हम कल्टीवेशन के लिए कभी यूज कर ही नहीं सकते या कभी यूज उसको करेंगे ही नहीं या कर ही नहीं पाएंगे. तब आपने इसकी 2 कैटेगरीज में इसको डिवाइड किया है. नंबर 1 जो है आपके पास बैरन लैंड है. सेकेंड नंबर पे लैंड फॉर बिल्डिंग एंड रोड्स. जो लैंड बैरन लैंड है यानी कि अनफर्टाइल सॉइल है. कई बार अपनी कंट्री में कई एरिया पे कोई रॉकी सॉइल होती है या कोई रॉकी लैंड है, वहां पर हम कल्टीवेशन बिल्कुल नहीं कर पाते. जब हम उसके ऊपर कल्टीवेशन ही नहीं करते तो उस लैंड को बंजर भूमि जिसको हम बोलते हैं, वो बैरन लैंड जो है अपनी वो है जिसके ऊपर कभी कोई कल्टीवेशन हो ही नहीं सकता. सेकेंड नंबर पे जो लैंड है जिसको आपने यूज कर लिया है, हम लोग देखते हैं जब हम लोगों का घर है, हमारे घर के आगे रोड है, फिर आपका हाईवेज है, दूसरी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, मॉल्स हैं, सुपर मॉल्स हैं, उसके लिए जो लैंड यूज कर ली आपने उस पे भी आप कभी कल्टीवेशन नहीं करोगे. तो एक लैंड कौन सी हुई? लैंड फॉर द बिल्डिंग एंड द रोड्स. जो आपने रोड्स के लिए यूज कर ली, बिल्डिंग्स के लिए यूज कर ली, ब्रिजेस के लिए यूज कर ली, वो लैंड कैसी होगी? उसके ऊपर भी आप कभी कल्टीवेशन करोगे ही नहीं. थर्ड नंबर पे जो लैंड है वो अदर अनकल्टिवेटेड लैंड. ऐसी लैंड जो आपकी नॉन कल्टिवेटेड लैंड के अलावा दूसरी जो अनकल्टिवेटेड लैंड है वो 3 कैटेगरीज में आपने डिवाइड की. वो 3 कैटेगरीज क्या? एक है आपका पेस्चर लैंड, दूसरी आपकी मिसलेनियस ट्रीज लैंड एंड थर्ड इज लेफ्ट फॉर 5 ईयर. अभी क्या है? पेस्चर लैंड. जो लैंड आपने एनिमल को, कैटल को ग्रेजिंग के लिए आप लोगों ने छोड़ रखी है, उस लैंड को भी आप कल्टीवेशन में यूज नहीं करते. कौन सी? पेस्चर लैंड. 9th क्लास का जो आपने पेस्टलिस्ट के बारे में जो चैप्टर रीड किया था उसमें आप लोगों ने देखा था कि गवर्नमेंट ने अलग से उनको लैंड दे रखी थी जिसपे वो अपने कैटल को ग्रेजिंग के लिए लेकर जाएंगे. तो पेस्चर लैंड भी आपकी कल्टीवेशन लैंड में आप यूज नहीं करोगे. सेकेंड नंबर पे मिसलेनियस ट्रीज लैंड. जैसे आपके रोड होते हैं, हाईवेज होते हैं, हाईवेज के आसपास या हाईवेज के बीच में पार्टीशन के लिए आप ट्रीज को देखते हो. वो ट्रीज जो है वो मिसलेनियस ट्रीज में है. उस लैंड को भी आप कल्टीवेटेड लैंड में कन्वर्ट नहीं कर सकते. वो ट्रीज ही रहेंगे. मिसलेनियस ट्रीज जो है उनकी जो लैंड आपने यूज कर ली उस पर भी कल्टीवेशन कभी होगा ही नहीं. थर्ड नंबर पे है एक ऐसी लैंड, एक ऐसी वेस्ट लैंड या आपकी अनफर्टाइल सॉइल जिस लैंड पे होती है उसको क्या होता है, उसको फर्टिलिटी गेन करने में टाइम लगता है. अब फर्टिलिटी गेन करने में टाइम मे बी उसको 1 ईयर लगे, 2 ईयर लगे, 3 ईयर लगे, तो मैक्सिमम उसके लिए टाइम दिया है 5 ईयर का टाइम दिया. 5 ईयर तक उस पर आप कल्टीवेशन नहीं कर सकते, तब तक वो क्या रहेगी? अनकल्टिवेटेड लैंड. फोर्थ लैंड है फेलो लैंड. फेलो लैंड जो होती है आपकी ऐसी लैंड है जिसको आपने अनकल्टिवेटेड छोड़ दिया कुछ टाइम पीरियड के लिए. उसमें आपके पास 2 तरह की लैंड होगी, करंट फेलो लैंड एंड अदर देन करंट फेलो लैंड. आपकी करंट फेलो लैंड जो होगी वो आपके पास टाइम होगा 1 ईयर का.
1 ईयर तक आप उसकी सॉइल को फर्टिलिटी गेन करने के लिए विदाउट कल्टीवेशन छोड़ देते हो, तो विद इन ईयर क्या कर लेती है वो सॉइल अपनी फर्टिलिटी को गेन कर लेती है, और जब उसमें फर्टिलिटी आ जाती है तब आप उस पर क्रॉपिंग करना स्टार्ट कर देते हो। दूसरी आपकी लैंड जो है अदर देन करंट फैलो लैंड, वो आपकी 1 to 5 ईयर तक आपको अनकल्टिवेटेड लैंड रखनी पड़ती है। उसको क्यों रखना पड़ता है? कई बार कई ऐसी होती है आपकी सॉइल जिसको फर्टिलिटी गेन करने में मे बी 1 ईयर लगे, मे बी 2, 3, 4 कुछ भी लग सकता है, या इससे पहले भी वो आपकी कल्टीवेशन में यूज हो सकती है। उसको आपने बोल दिया फैलो लैंड, अदर करंट फैलो लैंड। अब क्या है, आप लोग जो अगर देखते हो आपकी जो बरसीन की क्रॉप होती है, हम फोडर तैयार करते हैं एनिमल के लिए, तो जिस खेत के अंदर, जिस लैंड के अंदर एक साल आप उसको ग्रो कर लेते हो, नेक्स्ट ईयर उसी खेत में आप नहीं करते, क्योंकि उससे क्या होती है, उसकी फर्टिलिटी बहुत ज्यादा कम हो जाती है, वो सबसे ज्यादा आपकी फर्टिलिटी को नुकसान पहुंचाता है। तो आपका क्या है, वो क्या होगी आपकी, उसको आप करंट फैलो लैंड में इंक्लूड करोगे। देन नेट सॉन एरिया एंड ग्रोस क्रॉप एरिया। अब इसमें क्या बात करनी है, नेट सॉन एरिया यानी वो लैंड जिसके ऊपर आपने कल्टीवेशन किया है, जिसके ऊपर आपने कोई क्रॉप को ग्रो करवाया, और दूसरा ग्रोस क्रॉप एरिया वो सारी लैंड जिसके ऊपर आपने क्या किया है, किसी पे 1 क्रॉप ले ली, किसी से 2 क्रॉप ले ली, किसी से 1 साल के अंदर 3 क्रॉप भी ले ली, उस लैंड की बात की है ग्रोस क्रॉप एरिया। इसको समझने के लिए हम लोगों ने आपका क्या किया है, ग्रोस क्रॉप एरिया को 3 प्लॉट्स का एग्जांपल लेते हैं। अपने पास प्लॉट ए, प्लॉट बी और प्लॉट सी है, 3 प्लॉट है। अब प्लॉट ए में क्या किया, उससे आप साल में 2 क्रॉप्स लेते हो। बी को आपने फैलो लैंड कर दिया 1 साल के लिए, उससे 1 भी क्रॉप नहीं ली। थर्ड नंबर पे सी, जिससे आपने 1 क्रॉप ली, यानी कि जैसे आपकी शुगर केन की क्रॉप है तो साल में 1 बार ही होगी। ये आपकी जो है ए के पास में भी आपने वीट और राइस 2 क्रॉप ले ली, और बी जो है आपको उसने क्या किया, उसको सोई नहीं किया, ठीक है। तो फिर इसको आपको क्या करना है, नेट सोन एरिया फाइंड आउट करना है। उसके लिए आपको क्या करना है, नेट सोन एरिया को, जैसे आपने क्या किया ए और बी, यानी पहले साल 1-1 क्रॉप तो मिनिमम किससे होगी, आपके ए से भी है और सी से भी है, क्लियर। लेकिन हम क्या बताते हैं, ग्रोस क्रॉप एरिया की बात करनी है। तो अपने पास क्या है, इसने ए ने 2 बार क्रॉप दी है हम लोगों को, और सी ने 1 बार, यानी ए को 2 टाइम्स लिखेंगे और सी को 1 टाइम लिखेंगे। ग्रोस डोमेस्टिक एरिया में जैसे इसको फिर से कर लिया, ए प्लस ए सी, यानी फिर उसका क्या था, ये ऊपर से आपने कर लिया। इस मेथड के साथ इसको आप बता सकते हो नेट ग्रोस एरिया क्या होगा, नेट सोन एरिया क्या होगा, ग्रोस क्रॉप एरिया क्या होगा, ठीक है। अब जब हम बात कर रहे हैं इन सारी चीजों की, ये सब चीजें आप लोगों ने लैंड का यूटिलाइजेशन समझ लिया। अब जब लैंड को यूटिलाइज करना आपने स्टार्ट कर दिया, फिर जब उसको आप बार बार, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ बैरन लैंड के बारे में भी देखा, अनकल्टिवेटेड लैंड के बारे में देखा, फैलो लैंड के बारे में देखा, तो वो क्यों ऐसा हुआ कि हमें उस लैंड को फैलो लैंड करना पड़ा, तो कुछ उसकी लैंड के डिग्रेडेशन हुआ, लैंड के अंदर फर्टिलिटी कम हुई, या उसकी लैंड की जो कैपेसिटी थी किसी प्लांट को ग्रो करने की, या कोई और उसकी जो कैपेसिटी थी, उससे क्या हुई, प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। प्रॉब्लम क्यों फेस करनी पड़ी, तो जो आपके लैंड डिग्रेडेशन के कुछ कॉजेज हैं वो देखते हैं। सबसे पहले डिफॉरेस्टेशन। जब आपने ट्रीज को बहुत ज्यादा कट कर लिया, डिफॉरेस्ट कर लिया आपने, डिफॉरेस्टेशन के बाद क्या होता है कि अगर ट्रीज को आप कट करते गए तो वो क्या होगा, फ्लड का कॉज होगा, फ्लड का कॉज होगा तो आपका सॉइल इरोजन होगा, सॉइल इरोजन होगा तो आपकी अपर मोस्ट लेयर जो होगी सॉइल की वो क्या होगी, रिमूव हो जाएगी, जिसकी वजह से वो लैंड जो आपकी होगी वो अनफर्टाइल लैंड हो सकती है, तो आपकी लैंड डिग्रेडेशन हो गया। सेकंड नंबर पे ओवर इरिगेशन, जो आपके हरियाणा और पंजाब में मोस्टली प्रॉब्लम आपको देखने को मिलती है। क्या था कि अपने यहाँ जो क्या था वो क्या होता है, ग्रीन रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद जो हम लोगों ने राइस की या पैडी की क्रॉप करना स्टार्ट किया, उसकी क्रॉपिंग हम लोग करते थे, वो फार्मिंग जब लोगों ने करना स्टार्ट किया तो वो एक टाइम पे, एक रबी सीजन के अंदर और खरीफ सीजन के अंदर वो क्या करते थे, 2 से 2 राइस की क्रॉप भी कर लेते थे, कई बार वो 3 भी कर लेते थे। तो उससे क्या हुआ, आपके वाटर लेवल डाउन चला गया, वाटर लेवल डाउन चला गया। फिर सबमर्सिबल्स ट्यूबवेल्स आए, उनसे फिर और ज्यादा उन लोगों ने अर्थ के बहुत डेप्थ से वाटर को खींचना स्टार्ट किया।
तो क्या हुआ, आपका वाटर जो था धीरे धीरे ग्राउंड लेवल कम हो गया, वाटर का ग्राउंड लेवल पे उसका ग्राउंड वाटर का वाटर लेवल कम हो गया। किस वजह से, क्योंकि आप लोगों ने ओवर इरिगेशन कर लिया। ओवर इरिगेशन अब तो हरियाणा में बैन कर दिया, साठी तो बिल्कुल ही 2-3 साल से बैन है। साठी की जो आपकी व्हीट राइस की क्रॉप करते थे, अभी जो इस साल से भी किया है गवर्नमेंट ने। सबसे पहले तो गवर्नमेंट बोल रही है आपको मोटा ग्रेन जो होता है, कोर्स ग्रेन, हार्ड ग्रेन को आप करो, वो जैसे बाजरा मक्का इसको ग्रो करो, क्योंकि इसमें आपका कम वाटर यूज होता है। अगर फिर भी आप लोग क्या कर रहे हो, क्या है, रबी खरीफ की क्रॉप जो कर रहे हो, राइस की क्रॉप जो आपको ग्रो करनी है, उसके लिए फिर आपको आफ्टर मॉनसून जब आप ग्रो करोगे तभी आपको करने देंगे। अगर आप उससे पहले टाइम पीरियड पे उसको करोगे तो आपकी फार्मर के ऊपर फाइन होगा। और इसके लिए गवर्नमेंट ने एक और स्कीम स्टार्ट की है, जो फार्मर अपनी फार्म पे अपने खेतों में राइस की क्रॉप ग्रो नहीं करेगा, उसको 7,000 रुपीज भी गवर्नमेंट मोटिवेट करने के लिए कि वो दूसरी क्रॉप्स करता है, क्योंकि उनका प्रोडक्शन कम है, प्राइस भी कम है, तो उसको मोटिवेट करने के लिए 7,000 रुपीज का प्राइस भी देगी। ओवर इरिगेशन कहाँ हुआ, हरियाणा और पंजाब में। फिर हम बात करते हैं ओवर ग्रेजिंग। ओवर ग्रेजिंग आपके गुजरात और राजस्थान इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। उनके पास क्या था, वेजिटेशन कम थी, वेजिटेशन कम थी, तो जो भी उनके पास वेजिटेशन थी अपने एनिमल्स को वो ग्रेजिंग के लिए छोड़ देते थे। वो एनिमल ग्रेज करने के लिए जब गए तो उनके जो पैर थे, खुर थे, उनसे क्या हुआ, जो न्यू स्प्राउटेड प्लांट ग्रो होने थे वो सारे के सारे कट होते गए। तो क्या हुआ, जो न्यू प्लांट आना था वो भी खत्म हुआ, और जो ऑलरेडी उन लोगों ने ग्रेज करके खत्म कर लिया था वो तो हो ही गया। तो क्या हुई, आपकी लैंड डिग्रेडेशन हो गया। कहां पर, गुजरात और राजस्थान में। ओवर माइनिंग के लिए हम लोगों के पास एग्जांपल है, जब आप कोल माइनिंग की बात करते हो, आयरन ओर की बात करते हो, छत्तीसगढ़ और आपका झारखंड इसके लिए बेस्ट एग्जांपल है। जब आप लोगों ने माइनिंग करना स्टार्ट किया, ओवर माइनिंग से क्या हुई, आपकी लैंड डिग्रेडेशन हुई। मिनरल प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, अब कुछ इंडस्ट्रीज ऐसी हैं जहां पर आपका मिनरल से कोई और आपका वैल्यूएबल प्रोडक्ट बनता है, लाइक आपकी सीमेंट इंडस्ट्रीज है, उसमें भी जो आपके मिनरल्स के ऊपर प्रोसेसिंग चलती है सीमेंट बनाने के लिए, जो उससे पार्टिकल्स निकलते हैं, वो पार्टिकल्स डायरेक्ट लैंड पर आते हैं, या फिर वेस्ट मटेरियल को आप डंप करते हो कहीं पर तो वो लैंड के अंदर चले जाते हैं और उस लैंड को अनफर्टाइल लैंड में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, 5 कॉजेज होंगे, डिफॉरेस्टेशन, ओवर इरिगेशन, ग्रेजिंग एंड माइनिंग एंड मिनरल प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज भी रिस्पॉन्सिबल है किस चीज के लिए, आपकी लैंड डिग्रेडेशन के लिए। क्लियर। नेक्स्ट बात करते हैं, अब लैंड तो अपनी डिग्रेड हो ही गई है, लैंड तो खराब हो ही गई है, अब उस पर क्या करना है, आपको उसको कंट्रोल करना है या उसके लिए कोई प्लानिंग करनी है, सॉल्यूशन निकालने हैं। तब हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो कंट्रोल ऑन ओवर ग्रेजिंग लैंड। जो आपकी ओवर ग्रेजिंग की थी, एनिमल को खुला छोड़ देते थे ग्रेज करने के लिए, चरने के लिए जो हम लोग छोड़ देते थे, उसके ऊपर कंट्रोल करना पड़ेगा। एक साल यहाँ करो, अगले साल कहीं और करो, उससे अगले साल फिर से यहीं आ जाओ, तब क्या होगा, आपकी ग्रेजिंग लैंड को आप क्या कर सकते हो, कंट्रोल कर सकते हो उसका लैंड डिग्रेडेशन के लिए। ठीक है, फिर बात करते हैं रेगुलेटिंग द माइनिंग। माइनिंग हुई, उसके लिए गवर्नमेंट के जो नॉर्म्स हैं, गवर्नमेंट के जो रूल्स हैं, उनको पूरी तरह से फॉलो करना पड़ेगा। उसके जो फॉलो करने के कि कितनी डेप्थ तक आपको माइन करनी है, किस एरिया में कब करनी है या किस एरिया में नहीं करनी, तो उस चीज के लिए हम लोगों को क्या करना है, पूरे गवर्नमेंट के रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। तब जाके क्या होगा, अपना लैंड डिग्रेडेशन के लिए हम अच्छा काम कर सकते हैं, उसके लिए कोई बेटर चीज हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ड्रिप इरिगेशन एंड स्प्रिंकल इरिगेशन, ये हम लोग क्या करते हैं, जो आपको पता ही होगा ड्रिप स्प्रिंकल क्या होता है। आपके आजकल तो वैसे मोस्टली इसको फॉलो कर रहे हैं, हरियाणा पंजाब में अब इतना वाटर नहीं होता कि स्प्रिंकल्स लगवा दिए हैं आपके, आप ओपन वाटर नहीं होता, वो क्या होता है, सारा पाइपलाइन से वाटर चलता है, तो उसके वाटर सेविंग हो रहा है। ये तो पिछले कई 4-5 सालों से चल रहा है, गवर्नमेंट ने बहुत अच्छी, हरियाणा पंजाब में तो प्रॉपरली चल रहा है, बाकी स्टेट्स में भी धीरे धीरे इसको इम्प्लीमेंट कर ही रहे हैं। तो आपका ड्रिप और स्प्रिंकल इरिगेशन को यूज करना स्टार्ट कर दिया, जिससे आपने क्या कर दिया, लैंड डिग्रेडेशन को सेव कर लिया। फिर प्लांटेशन ऑफ शेल्टर बेल्ट, और आपने क्या किया, ट्रीज को ज्यादा से ज्यादा ग्रो करो, ट्रीज को ग्रो करोगे तो आपकी सॉइल की फर्टिलिटी रहेगी। प्लस प्लांटेशन शेल्टर बेल्ट, जैसे आपका ये फार्म है, ये खेत है, इसके चारों तरफ क्या करो, बहुत सारे ट्रीज को ग्रो कर दो, जिससे क्या होगा, फ्लड वगैरह से आपका सॉइल इरोजन नहीं होगा। थ्रॉनी बुशेस को भी ग्रो करना स्टार्ट कर दो।
प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ द वेस्ट लैंड। अब अपन लोगों ने देखा था कि जो वेस्ट लैंड होती है कई जगह पर तो वो ऐसे ही पड़ी रहती है, लेकिन उसको एक मैनेज करके मे बी उसके अंदर कोई आप मैन्योर डाल दो, कोई और खाद डाल के उसको आप क्या कर सकते हो, वेस्ट लैंड को भी एक फर्टाइल लैंड में कन्वर्ट कर सकते हो। किसको? वेस्ट लैंड को। तो ये भी आपकी लैंड डिग्रेडेशन से बचने का एक सॉल्यूशन है। क्लियर? अब देखते हैं हम लोग किसको, सॉइल एज रिसोर्सेज। अभी तक हम देख रहे थे कि आपका लैंड, लेकिन लैंड से मतलब क्या है, लैंड तो आपके सारे फिजिकल रिलीफ्स जितने भी आपके पास माउंटेन है वो भी लैंड के ऊपर ही है। अर्थ का जो टोटल लैंड मास है वो आपका लैंड है, लेकिन हम उसको सॉइल नहीं बोल सकते सबको, क्योंकि कहीं पर आपका प्लेट्यू है, कहीं आपके माउंटेन्स है, सबको सॉइल नहीं बोल सकते। सॉइल तो आपका जो एक नेचुरल रिसोर्स है। नेचुरल रिसोर्स कैसे है, उसको उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स वेरियस रीजन के अंदर, आपके डिफरेंट रीजन के अंदर आपको डिफरेंट टाइप की सॉइल मिलती है। अब वो किस वजह से मिलती है, क्योंकि आप लोगों ने 9th क्लास के चैप्टर में नेचुरल वेजिटेशन में देखा ही था कि जो आपकी डिफरेंट सॉइल होगी उसमें वेजिटेशन भी वैसा ही आप ग्रो कर पाते हो। तो ये क्या है, रिन्यूएबल रिसोर्सेज है। कैसे कि आपकी जो सॉइल है वो खुद से रिन्यू होती है। जैसे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे एलुवियल सॉइल को। एलुवियल सॉइल क्या है, जैसे आपके माउंटेन से रिवर कोई भी चीज अपने साथ एलुवियम लेके आती है तो उसको बांगर खादर में कैसे करती है, वो उसकी फर्टिलिटी को दोबारा अपनी गेन कैसे करती है। तो आपकी क्या है, रिन्यूएबल रिसोर्सेज है। कौन? आपका रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज है। कौन है? तो आपकी सॉइल है। सपोर्ट फॉर द प्लांट ग्रोथ एंड द ऑर्गेनिज्म। अब ये काम क्या कर रही है आपकी सॉइल? सॉइल ने काम करना स्टार्ट कर दिया, वो प्लांट की ग्रोथ में हेल्प कर रही है। जितनी भी आपकी फ्लोरा या फोना है, आपके वाइल्ड लाइफ है, जितनी आपकी ह्यूमन बीइंग है, उनकी लाइफ के लिए काम कौन करेगी? सॉइल करेगी, क्योंकि सबको ग्रो करने के लिए, सबको जिंदा रहने के लिए किसकी नीड होगी? आपकी सॉइल की नीड होगी। एग्जाम्पल जैसे वेजिटेशन एंड लाइफ फॉर्म इन द डिफरेंट एरियाज, ये आपका वही है कि जैसे आप देखते हो सॉइल चेंज होगी तो आपका वेजिटेशन चेंज होगा, वेजिटेशन चेंज होगा तो ह्यूमन बीइंग का भी फूड हैबिट भी चेंज होगी। अब इसके लिए हम लोगों ने क्या देखना है कि जो आपकी सॉइल है, जो क्रस्ट है, अगर हम क्रस्ट की भी बात करते हैं, क्योंकि हमें पता है कि ये अर्थ है, अर्थ के क्या है, अपर मोस्ट लेयर क्या होगी? क्रस्ट, फिर आपका मेंटल, फिर आपकी कोर, ये 3 तरह की है। तो आपकी जो क्रस्ट है, क्रस्ट में भी सॉइल की फॉर्मेशन कैसे होगी? सबसे पहले होगी आपकी अनवेदर्ड पेरेंट बेडरॉक। वो कैसी होगी? जिसके ऊपर आपकी वेदर की कोई भी एक्टिविटीज यहाँ पर उसको इफेक्ट नहीं करेगी सॉइल को। ये आपकी पेरेंट रॉक रहेगी, मतलब इसके ऊपर ही सारी रॉक्स चेंज हो, सॉरी आपकी इससे ऊपर ही क्या होंगी? सारी सॉइल की फॉर्मेशन चेंज होगी, सॉइल की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो सारी चेंज होगी। ये आपकी क्या होती है? रॉकी। जैसे आप लोग घर बनते हुए देखते हो, उसके लिए जो बेस तैयार करते हो, नींव तैयार करते हो, उसमें सबसे नीचे क्या होता है? आपकी रॉक्स होती हैं, यानी उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, स्ट्रेंथ देने के लिए आपको क्या चाहिए? रॉक्स चाहिए। फिर आप देखते हो सबस्ट्रम ऑफ द वेदर रॉक्स। यहाँ पर क्या होता है कि आपकी रॉक्स के ऊपर, आपकी सॉइल जो होती है अर्थ के अंदर, उसके ऊपर आपकी वेदर की कोई ना कोई एक्टिविटी इन्वॉल्व होके उसके फॉर्मेशन में हेल्प करती है। जैसे आपकी वोल्केनो इरप्ट हुआ, वोल्केनो इरप्ट होने के बाद जो आपकी ब्लैक सॉइल फॉर्म होती है तो वो यहाँ से स्टार्ट हो जाती है। फिर हम बात करते हैं सब सॉइल। यहाँ पर पूरा वेदर उसको इफेक्ट करेगा। वेदर इफेक्ट कैसे कर रहा है? जैसे फ्लड आया, फ्लड ने अपर मोस्ट लेयर को बिल्कुल रिमूव कर दिया, और लेटराइट सॉइल पे जब रेनिंग होती है, रेनिंग से क्या होता है? उसकी वो सॉइल की फर्टिलिटी खत्म हो जाती है। तो ये क्या होती है? आपकी सब सॉइल। और टॉप लेयर सॉइल जो आपकी बिल्कुल ऊपर आपको सॉइल मिलती है, उसकी हम लोगों ने बात की। तो इस पूरे में लैंड का यूटिलाइजेशन देख लिया हम लोगों ने, लैंड का डिग्रेडेशन देख लिया, फिर उसके लिए क्या सॉल्यूशन दिए वो देखा, फिर सॉइल की बात कर ली, सॉइल कैसे रिसोर्स है। लैंड को हम सॉइल काउंट नहीं कर सकते, क्योंकि सॉइल जो है लैंड का पार्ट है एक, और पूरी लैंड जो है वो सॉइल कभी भी नहीं होती। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आपकी डिफरेंट सॉइल्स के बारे में देखेंगे। वो डिफरेंट सॉइल क्या होगी? आपकी एलुवियल सॉइल होगी, उसकी फॉर्मेशन क्या है, उसकी नेचर क्या है, लोकेशन क्या है, उस चीज के बारे में। ऐसे अपने पास 6 टाइप की सॉइल होंगी, उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। थैंक यू।